हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायोलॉजी में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, आज मैं आनुवंशिकता के चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। और ये टॉपिक क्या है बच्चों? लिंग निर्धारण से संबंधित है। पिछले वीडियो में आपने बच्चों देखा कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। आज हम लोग बच्चों एक कीट पर बात करेंगे और उस कीट का नाम है मधुमक्खी। तो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, ये प्रश्न बहुत ज्यादा बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है इस बार। तो इस बार भी आने की संभावना इसकी है, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को ये समझना है कि एक मधुमक्खी में बच्चों उसके परिवार के अंदर जो मेंबर होते हैं उनके नाम क्या क्या होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मधुमक्खी परिवार में मुख्यतः 3 मेंबर होते हैं बच्चों। एक रानी मक्खी होती है, दूसरा ड्रोन मक्खी होती है और तीसरा श्रमिक मक्खी होती है। तो इन तीनों मक्खियों में कुछ विशेष प्रकार के डिफरेंस भी होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि मधुमक्खी के परिवार में बच्चों 3 सदस्य होते हैं। पहला सदस्य है रानी मक्खी, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यह मक्खी केवल जनन करने का कार्य करती है। जबकि दूसरा मेंबर है बच्चों श्रमिक मक्खी, और यह रानी मक्खी की सुरक्षा करती है, साथ ही साथ भोजन की व्यवस्था करती है, लेकिन ये जनन नहीं कर सकती। ये बहुत ही मूल पॉइंट है कि यह परिवार का ऐसा मेंबर है बच्चों जो जनन नहीं कर सकता। तीसरा जो मेंबर है बच्चों वो है ड्रोन, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जनन कर सकता है। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ यह छत्ते का निर्माण भी करता है। तो जनन कर सकता है और छत्तों का निर्माण भी कर सकता है। अब बात यहाँ पर ये आती है बच्चों कि मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को हम कैसे समझें। तो मान लीजिए कि आपके पास ये एक रानी मक्खी है और ये रानी मक्खी का एक शरीर है। तो सबसे पहला प्रश्न बच्चों ये है कि रानी मक्खी का जो शरीर है वो नेचर से कैसा होता है। तो रानी मक्खी का शरीर नेचर से कैसा होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये नेचर से होता है डिप्लॉयड बच्चों। रानी मक्खी का जो शरीर है बच्चों वो डिप्लॉयड होता है। जैसे हम लोगों का अपना जो शरीर है बच्चों वो डिप्लॉयड होता है। हम लोगों के शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो द्विगुणित होती है, क्योंकि इस कोशिका के निर्माण में 23 गुणसूत्र आपको माता से और 23 गुणसूत्र पिता से प्राप्त होता है। और इस तरह से कुल मिला के 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े गुणसूत्र तैयार हो जाते हैं। तो जिस तरीके से हम लोगों का शरीर डिप्लॉयड होता है बच्चों, वैसे ही आप रानी मक्खी के शरीर के बारे में विचार करो कि इनका जो शरीर है बच्चों डिप्लॉयड होता है। हम मान लेते हैं इनके शरीर में किसी एक रीजन पर इनका जनन अंग उपलब्ध है। मान लीजिए ये इनका जनन अंग है और इस जनन अंग की जितनी कोशिकाएं हैं बच्चों वो सब की सब द्विगुणित है। अब इनमें से जो कोशिकाएं हैं द्विगुणित कोशिकाएं, उन लोगों ने अर्धसूत्री विभाजन किया बच्चों, और इस अर्धसूत्री विभाजन के कारण ये कोशिकाएं अपने जैसी 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, और ये अगुणित कोशिकाएं अंडाणु का की भूमिका निभाती हैं। अब आगे देखा गया बच्चों कि इसमें से कुछ अगुणित अंडाणु ऐसे हैं जो लगातार विभाजन द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस प्रकार से ये विभाजन करते करते एक मक्खी का शरीर बना लेते हैं। अब ये जो मक्खी बनी बच्चों,
इसको ड्रोन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जो मक्खी बनी है, इस मक्खी को बच्चों ड्रोन कहते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि ड्रोन का निर्माण कैसे हुआ? तो यदि देखें तो यहाँ पर केवल ड्रोन का निर्माण अगुणित अंडाणु कोशिका से हो गया, यानी बिना निषेचन एक मधुमक्खी का शरीर बन रहा है बच्चों, इसलिए इस घटना को अनिषेक जनन कहा जाता है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा बच्चों कि अनिषेक जनन प्रक्रिया के द्वारा कुछ अंडाणु ऐसे होते हैं जो ड्रोन का निर्माण करते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जो ड्रोन बना बच्चों, इस ड्रोन के अंदर की जितनी कोशिकाएं हैं वो सब की सब अगुणित होंगी। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण अगुणित कोशिकाओं से हुआ है बच्चों। अगुणित कोशिकाओं से इनके शरीर का निर्माण हुआ है, इसलिए ड्रोन का जो शरीर है बच्चों वो अगुणित होता है। ठीक है। अब सोचो कि इस अगुणित ड्रोन के शरीर में मान लो यहाँ पर इसका जनन अंग उपलब्ध है, तो इसके अंदर की जितनी कोशिकाएं हैं बच्चों वो अगुणित होंगी। अब इस अगुणित कोशिका ने आगे चलकर अगुणित शुक्राणु का निर्माण किया। पॉइंट पर ध्यान दो बच्चों। दूसरी तरफ इस रानी मक्खी से निकले हुए कुछ अगुणित अंडाणु ऐसे थे बच्चों जो कि ड्रोन के शरीर से निकले हुए अगुणित शुक्राणु से संलयन कर लिए। अब जब इन दोनों अगुणित कोशिकाओं ने संलयन किया तो संलयन के बाद, संलयन यानी निषेचन, निषेचन के बाद एक डिप्लॉयड नेचर की कोशिका का निर्माण हुआ जिसे हम लोग बच्चों जाइगोट कहते हैं। इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि जो रानी मक्खी है बच्चों, वह रानी मक्खी दो तरह की कोशिकाओं का निर्माण कर रही है। कुछ कोशिकाएं अगुणित हैं जिनसे अगुणित शरीर बन रहा है जिसे ड्रोन कहते हैं, और दूसरी तरफ इस ड्रोन से बने हुए जो अगुणित शुक्राणु हैं बच्चे, वो रानी मक्खी के कुछ अगुणित अंडाणु से संलयन कर लेते हैं और इस संलयन से युग्मनज का निर्माण करते हैं, और इस तरह से ये युग्मनज आगे चलकर एक लार्वा में परिवर्तित होता है। अब ये जो लार्वा है बच्चों, ये बाहर से भोजन ग्रहण करता है। इस लार्वा द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जा रहा है बच्चों, वो विशेषकर मकरंद होता है जो परागण क्रिया के समय श्रमिक मक्खी द्वारा लाया जाता है। तो उस श्रमिक मक्खी द्वारा लाए गए मकरंद यानी शहद को इस लार्वा ने भोजन के रूप में प्रयोग किया, जिससे इसका जो शरीर है वो बाद में विकास करते करते बड़ा हो गया। अब इस बड़े आकार वाले शरीर को जो कि एक मधुमक्खी का शरीर है, इसे बच्चों श्रमिक कहा जाता है। ये जो शरीर तैयार हुआ ये श्रमिक कहा जाता है। अच्छा, श्रमिक की पहचान हम कैसे करते हैं बच्चों? श्रमिक एक ऐसी मधुमक्खी होती है जिसमें बच्चों जनन अंग नहीं पाया जाता, जिसमें जनन अंग नहीं पाया जाता। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आपके मधुमक्खी परिवार में 3 लोग हैं, एक है रानी मक्खी, दूसरा श्रमिक, तीसरा ड्रोन। इन तीनों में अभी आपने देखा कि जो रानी मक्खी है और जो ड्रोन मक्खी है, इन दोनों में जनन अंग होते हैं, लेकिन जो श्रमिक मक्खी बनती है बच्चों, इनमें जनन अंग नहीं पाया जाता, और जनन अंग नहीं पाए जाने के कारण इनमें जनन की क्रिया संभावित नहीं हो पाती है। जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि श्रमिक जनन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनमें जनन अंग नहीं होता है बच्चों। तो इस प्रकार से एक दूसरे साइड में आपने ये प्रक्रिया देखा। अब एक तीसरा साइड पर भी आप ध्यान दो। इस ड्रोन से बने हुए कुछ अगुणित जो शुक्राणु हैं बच्चों, कुछ अगुणित जो शुक्राणु हैं, ये इस रानी मक्खी से बने हुए अगुणित अंडाणु से संलयन कर लेते हैं, जिससे कि
एक युग्मनज का निर्माण होता है और फिर ये युग्मनज लार्वा में बदलता है। लेकिन ये देखा गया बच्चों कि जब ये लार्वा में बदलता है तो ये अपना आकार बढ़ाने के लिए बाहर से भोजन लेता है। अब जब ये भोजन ग्रहण कर लिया तो इसका आकार बढ़ जाता है। कुछ विशेष प्रकार का भोजन ये ग्रहण करके अपने आकार को बदल लेता है। अब जब ये आकार को बदल लिया तो इससे एक बड़े आकार का शरीर बनता है बच्चों। और इस बड़े आकार के शरीर में आपको अगुणित के बजाय द्विगुणित नेचर के कोशिकाएं दिखाई पड़ती हैं बच्चों। और इस शरीर इस मधुमक्खी का नाम है बच्चों श्रमिक। और इस श्रमिक मक्खी में बच्चों जनन अंग पाया जाता है। तो जनन अंग इसमें है। इस तरह से बच्चों आप लोगों ने ये देखा कि एक जो रानी मक्खी होती है वह अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया द्वारा पहले अंडाणुओं का निर्माण करती है। उनमें से कुछ अंडाणु ऐसे होते हैं बच्चों जो बिना निषेचन किए हुए बारंबार विभाजन प्रक्रिया करते जाते हैं और उससे एक अगुणित नेचर का शरीर बनता है और उस शरीर को बच्चों ड्रोन कहा जाता है। और इस तरह से ड्रोन में जितनी भी कोशिकाएं रहती हैं सब अगुणित नेचर की होती हैं। और वो अगुणित नेचर की जो कोशिकाएं हैं वो आगे चलकर अगुणित शुक्राणु का निर्माण करती हैं। और उनमें से कुछ शुक्राणु ऐसे होते हैं जो रानी मक्खी से प्राप्त होने वाले अगुणित अंडाणु से आपस में मिलकर निषेचन करते हैं और उस निषेचन प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों युग्मनज का निर्माण होता है। फिर यह युग्मनज लार्वा में बदलता है। फिर लार्वा बाहर से भोजन शहद के रूप में प्राप्त करती है और उसके बाद एक शरीर का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों कि जो शरीर यहाँ बनता है उसमें जनन अंग नहीं होते। इसलिए ऐसे मधुमक्खी को बच्चों जो है दूसरी तरफ जैसे यहाँ पर लिखा गया है ऐसी मधुमक्खी को हम लोग श्रमिक कहते हैं। और यहाँ पर बच्चों जो ये शरीर का निर्माण हुआ इसे रानी मक्खी के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रानी मक्खी जब लिंग निर्धारण में भाग ले रही है तो इससे तीन तरह की मक्खियों का निर्माण हो रहा है। सबसे पहली मक्खी का निर्माण हुआ ड्रोन। दूसरी मक्खी का निर्माण हुआ बच्चों श्रमिक। और तीसरी मक्खी का निर्माण हुआ रानी मक्खी। इस तरह से हम लोगों ने मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, किस तरह से एक रानी मक्खी से श्रमिक मक्खी का निर्माण होता है, किस तरह से एक रानी मक्खी से ड्रोन मक्खी का निर्माण होता है और किस तरह से रानी मक्खी से रानी मक्खी का निर्माण होता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लिया। इन सभी जानकारियों के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकलता है बच्चों जिस पर ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे पहली बात ये आती है कि रानी मक्खी स्वभाव से द्विगुणित होती है। इसके शरीर की जो कोशिकाएं हैं बच्चों वो द्विगुणित होती है। पहली जानकारी तो ये मिलती है।
दूसरी जानकारी क्या मिलती है बच्चों कि लिंग निर्धारण के दौरान जो ड्रोन मक्खी बनती है वह ड्रोन मक्खी स्वभाव से अगुणित होती है। तीसरी बात यहाँ पर यह है बच्चों कि लिंग निर्धारण के समय जो श्रमिक मक्खी बनती है श्रमिक मक्खी स्वभाव से द्विगुणित होती है। क्योंकि श्रमिक मक्खी का निर्माण बच्चों द्विगुणित जाइगोट से हुआ है, इसलिए इसका निचर द्विगुणित होता है। लेकिन ड्रोन मक्खी के शरीर का जो निर्माण है बच्चों वो सीधा रानी मक्खी के अंडाणु से हुआ है, इसलिए ये नेचर से बच्चों अगुणित होता है। और यहाँ पर एक और बात पर ध्यान रखना है बच्चों कि ड्रोन मक्खी का निर्माण अनिषेक जनन द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की पूरी प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया है बच्चों। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।